हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चंद्रा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आईपीएल बेस्ड मेंस लेवल पजल को देखने वाले हैं जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस में पूछे जा सकते हैं। ये इतना शानदार पजल है कि जो भी ट्रू बैंकिंग एस्पिरेंट है उनके लिए ये दिन बनाने वाला पजल है। ये रहा आज का पजल हमारे सामने। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो पॉज करके पहले इस पजल को खुद से बनाने की कोशिश करें, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन को देखें। ये पजल आपको देखने में लेंदी ज़रूर लग रहा हो, लेकिन ये हार्ड नहीं है, ये बिल्कुल मॉडरेटेबल पजल है, इसलिए आप पहले इसे कोशिश करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखें। आइए अब इसके कंडीशन को पढ़ते हैं। 10 प्लेयर्स बिलोंग टू 10 डिफरेंट आईपीएल टीम्स। तो 10 प्लेयर्स डिफरेंट आईपीएल टीम से बिलोंग करते हैं। अब टीम कौन कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग, उसे शॉर्ट में सीएसके लिखा गया है। अब मैंने जितने भी प्लेयर्स डिफरेंट टीम से बिलोंग करते हैं तो टीम को मैंने ये टॉप में लिख दिया है। पहला क्या है? सीएसके, तो मैंने पहले सीएसके लिख दिया है। फिर दूसरा क्या है? दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स को शॉर्ट में लिखा है मैंने डीएलसी। किंग्स 11 पंजाब, केपी, कोलकाता नाइट राइडर्स, केकेआर, मुंबई इंडियंस, एमआई, राजस्थान रॉयल्स, आरआर, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, आरसीबी, सनराइज हैदराबाद, एसएच, पुणे वॉरियर्स, पीडब्ल्यू एंड डेक्कन चार्जर्स को मैंने डीसी लिखा है। आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। अब ये 10 प्लेयर्स जो डिफरेंट आईपीएल टीम से बिलोंग करते हैं वो 2 पैरेलल रोज में बैठे हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 पैरेलल रोज को बना लिया है। इन रो 1 यानी इस रो में कौन कौन बैठा है? जी, एच, आई, जे एंड के। तो मैंने जो भी लोग रो 1 में बैठे हुए हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। आर सीटेड, वेयर एज यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई आर सीटेड इन रो 2। रो 2 में ये 5 बैठे हुए हैं, तो मैंने इनकी लिस्ट यहाँ पर बना ली है कि ये सभी रो 2 में बैठे हुए हैं, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। आगे क्या बोल रहा? ईच ऑफ देम इज आइदर फेसिंग नॉर्थ और साउथ। मतलब ये 10% यानी 5 रो 1 के और 5 रो 2 के आइदर वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, आइदर वो साउथ फेस कर रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसका राइट किस डायरेक्शन में हो जाएगा? इस डायरेक्शन में। अगर और उसका लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। वही अगर पर्सन कोई साउथ फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा और उसका राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक अपोजिट ऑफ जो नॉर्थ फेस कर रहा है। इस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस से, अगर आपको चीज़ें याद है कि अगर कोई पर्सन नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट राइट किस तरफ है, और अगर पर्सन कोई साउथ फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट राइट किस तरफ है, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहती है तो आप A4 शीट के कॉर्नर पे लिख सकते हैं। रो 1 इज पैरेलल एंड नॉट टू रो 2। तो जो रो 1 है वो रो 2 के पैरेलल है, तो मैंने वैसे ही बनाया है। एंड नॉर्थ ऑफ रो 2, तो जो रो 1 है वो रो 2 के नॉर्थ में है, तो मैंने वही बनाया है, रो 2 के ऊपर रो 1। ईच मेंबर ऑफ 2 रोज आर सीटेड अपोजिट टू ईच अदर। यानी रो 1 का पर्सन अपोजिट होगा रो 2 के पर्सन से, यानी दोनों पर्सन एक सीध में बैठे हुए हैं, तो मैंने वैसे ही बनाया है। ईच ऑफ देम वॉज बॉर्न ऑन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द सेम ईयर। यानी वो 10 पर्सन डिफरेंट मंथ्स को पैदा हुए हैं, और लेकिन वो सेम ईयर में बॉर्न हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जैन टू मई, और वो बॉर्न हुए हैं जैन से लेकर मई में। तो मैंने एक टेबल बना के उसमें एक कॉलम में मंथ्स को लिख लिया है। जैन से शुरुआत हुई थी तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई तक जाना था, तो मई लिख दिया है। 2 ऑफ देम वर बॉर्न ऑन ईच मंथ। मतलब हर एक मंथ में 2 प्लेयर बॉर्न हुए हैं, बट ऑन डिफरेंट डेट्स, दैट इज 13 एंड 29। यानी 10 प्लेयर्स या तो 13th को पैदा हुए हैं या तो 29 को बॉर्न हुए हैं, और वो डिफरेंट मंथ्स में हुए हैं। अब हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ से मैंने कंडीशन को ऐसा लिखा है कि पर्सन मेरा नॉर्थ फेस कर रहा है, तो जब पर्सन नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसका राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा और उसका लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा।
लेकिन अगर बाद में हमको प्लेयर्स के डायरेक्शन को पता चलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सेट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे जनवरी के बगल में 31 क्यों लिखा है, क्योंकि जनवरी 31 डेज़ का होता है, फरवरी 28 डेज़ का। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो तब तक हम फरवरी में 28 ही डेज़ मानते हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30 डेज़ होते हैं और मई में 31। आप बस पेशेंटली इस वीडियो में बने रहें, आपको इस वीडियो के एंड में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जितने भी रो 1 में लोग बैठे हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई कंडीशन हमारी आती है तो मैंने इस मिड लाइन के लेफ्ट में लिखी है। वही अगर रो 2 में बैठे लोगों से रिलेटेड अगर कोई कंडीशन आती है तो मैंने इस मिड लाइन के राइट में लिखी है। वही अगर कोई पर्सन कब बॉन्ड हुआ है उससे रिलेटेड कोई कंडीशन आती है तो मैंने इस टेबल में लिखी है या तो उस टेबल के बगल में लिखी है। ठीक है, आइए अब हम अपने कंडीशन को देखते हैं। जे सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, तो के इमीडिएट लेफ्ट में मेरा जे है, और जब भी कोई पर्सन नॉर्थ फेस करता है तो उसका लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है, तो के का भी लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो के लेफ्ट में जे है। मैंने सारे कंडीशन को मैंने बताया था कि ये समझ के लिया है कि सभी पर्सन नॉर्थ फेस कर रहे हैं। अब जैसे ही हमें आगे के का डायरेक्शन पता चलेगा उसके अकॉर्डिंग हम जे को सेट कर देंगे। आगे W हु इज़ द ओल्डेस्ट इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ U। W जो मेरा ओल्डेस्ट पर्सन है, ओल्डेस्ट पर्सन मतलब सबसे पहले बॉर्न हुआ होगा, यानी जैन 13 को बॉर्न हुआ होगा, तो मैंने जैन 30 में W को लिख दिया है। और W मेरा इमीडिएट नेबर नहीं है, किसका? U का। तो U का इमीडिएट नेबर नहीं है और U मेरा कौन से रो में है? सेकंड रो में है। तो सेकंड रो रिलेटेड डेटा को मैंने इस मिड लाइन के राइट में लिखा है, तो मैंने W और U साथ में लिख के क्रॉस कर दिया है क्योंकि वो एक दूसरे के नेबर नहीं है। Y फेस अपोजिट डायरेक्शन टू W, तो Y और W मेरा अपोजिट डायरेक्शन है, तो मैंने Y और W लिख के नीचे अपोजिट डायरेक्शन को लिख दिया है। एंड W हु बिलोंग्स टू RR, हु यहाँ पर W को रिप्रेजेंट कर रहा, तो W मेरा RR को बिलोंग करता है, तो मैंने W के बगल में RR को लिख दिया है। J सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स अपोजिट ऑफ V, यानी V के अपोजिट में जो यहाँ पे पर्सन बैठा है उसके लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में मेरा J है, तो इसका लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा और इमीडिएट लेफ्ट मतलब यहाँ पे J हो जाएगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन J एंड G, J और G के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठे हैं, तो J और G किस रो में है? फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो के सारे कंडीशन मैंने लाइन के लेफ्ट साइड में लिखी है, तो J और G के बीच में एक पर्सन है, इसलिए मैंने J और G के बीच में एक लाइन बना दी है। द पर्सन फ्रॉम CSK इज सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, जो CSK टीम से प्लेयर है वो एंड पर बैठा, इसीलिए मैंने CSK के नीचे एंड लिख दिया है। U सिट्स थर्ड राइट ऑफ V, जो मेरा U है वो थर्ड राइट ऑफ V है, तो राइट डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा, तो V के थर्ड राइट यानी फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट और थर्ड राइट में मेरा U है। Who is not born in the month which has 31 days, तो V के बारे में बोल रहा, who is not born in month which has 31 days, यानी वो जैन में नहीं बॉर्न हुआ था क्योंकि जैन का 31 डेज है, मार्च में नहीं बॉर्न हुआ था, मई में नहीं बॉर्न हुआ था क्योंकि इसका भी 31 डेज है। तो V कौन कौन मंथ में बॉर्न हो सकता है? या तो फेब में या तो अप्रैल में। आगे द पर्सन हु बिलोंग्स टू DC एंड MI आर सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, सिर्फ अपोजिट नहीं बोला है, डायगोनली अपोजिट बोला है। तो अगर मेरा MI यहाँ पे है तो उसके डायगोनली अपोजिट में मेरा DC है, यही बोला है। V बिलोंग्स टू CSK, जो मेरा V है वो CSK से बिलोंग करता है, इसलिए मैंने V के बगल में CSK लिख दिया है। द वन हु बिलोंग्स टू SH सिट्स इन रो 2, जो SH टीम से बिलोंग करता है यानी सनराइजर हैदराबाद से, वो रो 2 में बैठा है, तो मैंने रो 2 के कंडीशन जहां पे लिखे हैं वहां पे मैंने SH को लिख दिया है। द वन हु बिलोंग्स टू PW इज सिटिंग टू द राइट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू RCB। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि सिटिंग टू द राइट बोला है,
इमीडिएट राइट नहीं बोला है, सिटिंग टू द राइट बोला है। तो मेरा PW राइट में बैठा है RCB के, तो RCB का राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। RCB के राइट में मेरा PW। K who belongs to KP does not sit opposite of Y। K मेरा KP से बिलोंग करता है, तो मैंने K के बगल में KP लिख दिया है। एंड डज नॉट सिट अपोजिट टू Y, यानी मेरा K Y के अपोजिट पे नहीं बैठता, इसलिए मैंने K के अपोजिट Y लिख के क्रॉस कर दिया है, क्योंकि K Y के अपोजिट में नहीं बैठता है। The one who belongs to DC is older than Y but younger than H, यानी जो DC टीम से बिलोंग करता है वो एल्डर है Y से और यंगर यानी छोटा है H से। तो ये पर्सन कब बॉर्न हो रहा है उससे रिलेटेड कंडीशन है, तो वो तो या तो टेबल में लिखाएगा या तो उसके बगल में। तो मेरा DC है वो मेरा ओल्डर है Y से, इसीलिए मैंने DC को ऊपर लिखा है, और यंगर है वो H से, तो मैंने H के नीचे DC को लिखा है। K इज 5th यंगेस्ट पर्सन, यानी नीचे से उसका K का 5th पोजीशन है, नीचे से हम काउंट करेंगे, यानी May 29 से ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां पोजीशन K का हो जाएगा, यानी March 29 को मेरा K बॉर्न हुआ है। J एंड U फेस अपोजिट डायरेक्शन, जो मेरा J और U है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करता है, इसलिए मैंने JU लिख के नीचे अपोजिट डायरेक्शन लिख दिया है। Y इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ U, यानी U के इमीडिएट राइट में, राइट किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, तो U के इमीडिएट राइट में मेरा Y है। Y इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ X, तो X के सेकेंड लेफ्ट में मेरा Y है, तो X उसका लेफ्ट किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, और सेकेंड लेफ्ट X का ये फर्स्ट और सेकेंड लेफ्ट में मेरा Y है। 5th ओल्डेस्ट पर्सन इज फेसिंग साउथ, जो मेरा 5th ओल्डेस्ट पर्सन है, यानी ऊपर से 5th पोजीशन पे, ये पहला पोजीशन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, यानी 13th ऑफ मार्च वो किस डायरेक्शन फेस कर रहा है, साउथ, तो मैंने 13th ऑफ मार्च के बगल में मैंने साउथ लिख दिया है। U इज ओल्डर देन X, who इज ओल्डर देन Y, यानी X से ओल्डर है मेरा U और Y से ओल्डर है मेरा X, तो मेरा U सबसे ऊपर लिखाएगा, उसके नीचे X और उसके नीचे Y। नंबर ऑफ पर्सन born between H and X is same as the number of person born between U and G, तो H और X के बीच में जितने पर्सन बॉर्न हैं उतना ही U और G के बीच में है, तो अगर H और X के बीच में X है तो U और G के बीच में भी X हो जाएंगे। K सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ H, तो H के सेकेंड लेफ्ट में, यानी लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, H का ये फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में K है, एंड H who belongs to KKR, यानी मेरा H KKR को बिलोंग करता है, तो मैंने H के बगल में KKR लिख दिया है। Y सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W, जो मेरा Y है वो थर्ड लेफ्ट में है W के, यानी लेफ्ट का डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा। W का फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में Y है। G वॉज बॉर्न इन जैन, जो मेरा G है वो जैन में बॉर्न है, लेकिन हमने पहले भी देख चुका है कि W मेरा सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है, तो वो जैन 13 को आ गया था, और G मेरा जैन में बॉर्न है, तो G के लिए सिर्फ एक ही प्लेस है जैन में, 29 को आना, तो 29 जैन को मैंने G लिख दिया है। 3 of the person who were born on 13th date of the month are sitting at the ends, यानी 13th डेट ऑफ द मंथ को बॉर्न होने वाले कितने लोग हैं, जैन 13 फर्स्ट, फेब 13 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी 13th को बॉर्न होने वाले 5 लोग हैं। उन 5 में से 3 लोग एंड पर बैठे हैं, तो किस एंड पर बैठे हैं, वो रो के एंड पर बैठे हैं, जो मैंने 2 रो बनाए हैं, रो 1 एंड रो 2, उसके एंड पे ये 3 लोग बैठे हुए हैं। The one who sits second right of G is the youngest, यानी यंगेस्ट कब बॉर्न हुआ होगा,
मई 29 को बॉर्न हुआ होगा, तभी वो सबसे यंगेस्ट होगा। जी का राइट किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, तो जी के सेकंड राइट में यंगेस्ट है, तो जी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट में यंगेस्ट है, यानी वो यंगेस्ट पर्सन 29 मई को बॉर्न हुआ होगा, इसलिए मैंने 29 मई लिख दिया है। यू एंड वन ऑफ हिज इमीडिएट नेबर वो बॉर्न इन सेम मंथ। जब यू रो में बैठा होगा, रो 2 में, तो उसके 2 इमीडिएट नेबर होंगे, उनमें से कोई एक मेरा जिस मंथ में यू बॉर्न हुआ है उसी मंथ में वो बॉर्न हुआ है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर की बात किया है। वन हु बिलोंग्स टू डीएलसी टीम सिट अपोजिट ऑफ के, यानी जो डीएलसी टीम से बिलोंग करता है वो के अपोजिट बैठता है, इसलिए मैंने के सामने डीएलसी लिख दिया है। एच हु इज नॉट बॉर्न इन मार्च, एच जो मार्च में बॉर्न नहीं हुआ है, इसलिए मैंने मार्च के बगल में एच लिख के क्रॉस कर दिया है। एंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, यानी एच मेरा इमीडिएट लेफ्ट है जी के, तो जी का लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा और जी के इमीडिएट लेफ्ट में एच, तो मैंने एच को यहाँ लिख दिया। अब मैंने अब तक के सारे कंडीशन जो हमने देखे हैं उनको एक साथ कर दिया है ताकि हमें पजल सॉल्व करने में आसानी हो। अब सवाल ये उठता है कि इन सारे कंडीशन में से हम अपना पहला कंडीशन किसको लेंगे। तो हम अपना पहला कंडीशन को ऐसे चूज करेंगे कि जो कंक्रीट हो, जैसे किसी प्लेयर का पोजीशन इसमें कहीं पर लिखा हुआ हो, या ऐसा कोई कंडीशन जिसकी कम से कम पॉसिबिलिटी बने और हमारा पजल जल्दी सॉल्व हो जाए। तो ऐसा कौन सा कंडीशन हमें दिख रहा। जब हम इस कंडीशन को देखते हैं कि जो प्लेयर सीएसके टीम से बिलोंग करता है वो रो के एंड में है, और कौन सा प्लेयर है जो सीएसके टीम से बिलोंग करता है, वो है वी मेरा सीएसके से बिलोंग करता है, यानी वी मेरा एंड पर आएगा। और वी मेरा कौन से रो में है, रो 2 में, यानी वी मेरा ये नीचे वाले रो में आएगा या तो, और वी मेरा एंड पर है तो वी मेरा या तो इस एंड पर आ सकता है या तो इस एंड पर आ सकता है। तो हम 2 केस बना लेंगे रो 2 के लिए। एक केस में हम वी को इस एंड पर लेंगे और एक केस में वी को हम इस एंड पर लेंगे। अब जब हम इस कंडीशन को देखते हैं तो वी के थर्ड राइट में मेरा यू है, लेकिन यहाँ पर तो वी का डायरेक्शन हमें नहीं पता कि वो नॉर्थ फेस कर रहा कि साउथ। लेकिन हम इस कंडीशन से ये भी बोल सकते हैं कि वी के 2 छोड़ के मेरा यू है, ठीक है। तो हम फर्स्ट केस में वी के 2 छोड़ के 2 छोड़ के हम यू को रख देंगे, और सेम वी को 2 छोड़ के 1 2 हम यू को रख देंगे। जब हम इस कंडीशन को देखते हैं कि यू के इमीडिएट राइट में मेरा वाई है और W के थर्ड लेफ्ट में मेरा Y है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि U के नेबर में मेरा Y है और W के 2 छोड़ के मेरा Y है। तो केस 1 में हम Y को कहाँ रख सकते हैं, Y को हम चलिए पहले हम यहाँ रख के देखते हैं। तो Y के 2 छोड़ के मेरा W आना है, तो अगर हम स्क्रीन के लेफ्ट साइड में चले तो 2 छोड़ के W के लिए स्पेस नहीं है। अगर हम स्क्रीन के राइट साइड में चले तो 2 छोड़ के W के लिए स्पेस नहीं है। अगर हम Y को यहाँ रखते हैं तो Y यहाँ नहीं आएगा, Y U के नेबर में यहाँ भी आ सकता है, और इसके 2 छोड़ के W होना है तो इसके 2 छोड़ के W यहाँ पर हो जाएगा। यानी केस 1 में सिर्फ Y यहाँ पर आ सकता है और W यहाँ पे। अभी आप डायरेक्शन की चिंता ना करिए कि कौन नॉर्थ साउथ होगा, वो हम बाद में देख लेंगे। सेम अगर हम केस 2 के लिए देखते हैं तो Y कहाँ पर आ जाएगा, U के नेबर में। तो अगर हम Y को यहाँ रखते हैं तो 2 छोड़ के W के लिए तो स्पेस ही नहीं है, ना ही लेफ्ट में ना ही राइट में, तो Y यहाँ पर नहीं आएगा, Y यहाँ पर आ जाएगा। और इसके 2 छोड़ के यहाँ पे इस कंडीशन से 2 छोड़ के W आना है, तो Y के 2 छोड़ के W यहाँ पर आ जाएगा। तो केस 2 में Y का पोजीशन यहाँ पर होगा और W का यहाँ पे। अब इस कंडीशन से X के सेकेंड लेफ्ट में मेरा Y है, तो और X मेरा रो 2 में है, तो फर्स्ट केस में हम X को कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे, ताकि X के 1 छोड़ के मेरा Y आ जाए। और केस 2 में कहाँ पर रख सकते हैं, रो 2 में X यहाँ पे, ताकि X के 1 छोड़ के मेरा Y आ जाएगा। और जब हम इस कंडीशन को देखते हैं तो V मेरा क्या है, CSK,
तो हम V के नीचे CSK लिख देंगे। सेकंड केस में भी V के नीचे CSK, और V के जो अपोजिट में पर्सन है, यानी V मेरा कौन से रो में है, सेकंड रो में, यानी उसके अपोजिट वाला रो फर्स्ट में होगा, और उसके इमीडिएट लेफ्ट में मेरा क्या है, J। तो अगर हम पहले केस को देखें, और इस कंडीशन से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो V के अपोजिट में है उसके जस्ट बगल में मेरा J है, क्योंकि जो V के अपोजिट में है उसका तो डायरेक्शन हमें नहीं पता। तो V के जो अपोजिट में है, यानी जो रो 1 में है, उसके जस्ट बगल में मेरा J है, तो J मेरा यहाँ पर आ जाएगा। सेम अगर हम केस 2 को देखें, तो V के अपोजिट में जो रो 1 में है उसके जस्ट बगल में मेरा J है, तो J यहाँ पर आ जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या है, J के एक छोड़ के मेरा G है, तो G मेरा कौन से रो में है, फर्स्ट रो में। तो J के एक छोड़ के G कहाँ पर आ जाएगा, पहले केस में J के एक छोड़ के G, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो स्पेस ही नहीं है। सेम अगर केस 2 को देखें, तो J के एक छोड़ के G लेफ्ट साइड में आ जाएगा, क्योंकि राइट साइड में तो स्पेस ही नहीं है। जब हम इस कंडीशन को देखते हैं, तो K के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, J, और मेरा K कौन से रो में है, फर्स्ट रो में, और K के अपोजिट में कौन सी टीम है, DLC। तो जब हम इन दो कंडीशन को कंबाइन करते हैं, तो केस 1 में मेरा K कहाँ पर आ जाएगा। इस कंडीशन से हम ये भी बोल सकते हैं कि J के नेबर में मेरा K है, तो J के नेबर में K है, और K के अपोजिट में DLC टीम है। तो J के नेबर में K अगर हम यहाँ पर रखते हैं, उसके अपोजिट में DLC टीम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो इसके अपोजिट में CSK आ रहा है, तो K यहाँ पर नहीं हो के K J के नेबर में यहाँ पर हो जाएगा, और उसके अपोजिट में DLC टीम है, तो X मेरा DLC हो जाएगा। सेम अगर हम केस 2 को देखें, तो J के नेबर में K है, तो K को अगर हम J के नेबर में यहाँ रखते हैं, और K के अपोजिट में मेरा DLC टीम है, लेकिन यहाँ पर तो CSK है, तो K को हम इस साइड नहीं रख सकते, K को हम J के नेबर में इस साइड रखेंगे, और K के अपोजिट में कौन सी टीम है, DLC, तो मेरा X DLC हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या है, K मेरा किस टीम से बिलोंग करता है, KP, तो यहाँ K के ऊपर लिख देंगे KP। सेम केस 2 में भी K के ऊपर में लिख देंगे KP। जब हम इस कंडीशन को देखते हैं, तो H के सेकंड लेफ्ट में मेरा K है, और G के इमीडिएट लेफ्ट में मेरा H है। तो इन दो जब कंडीशन को कंबाइन करते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि H के एक छोड़ के मेरा K है, और H के नेबर में मेरा G है। तो H के नेबर में G है, तो पहले केस में H को कहाँ रख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे, यही एक जगह है। और H के एक छोड़ के मेरा K है, तो H के एक छोड़ के मेरा K भी आ गया। सेम अगर सेकंड केस को देखें, तो H को कहाँ रख सकते हैं, H को हम यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि उसको G का नेबर होना है, और H के एक छोड़ के मेरा K है, तो H के एक छोड़ के मेरा K भी हो रहा है। और H मेरा कौन से टीम से बिलोंग करता है, KKR से, तो H के बगल में हम लिख देंगे KKR। सेकेंड केस में हो गया। अब फर्स्ट केस में भी लिख देंगे H के ऊपर KKR। अब रो 1 में सिर्फ एक पर्सन रह गया रखने को, वो कौन सा पर्सन है, G आ गया, H आ गया, I बच गया, तो I हो जाएगा। सेम रो 1 में I सिर्फ बचा, केस 2 में भी रखने को। रो 1 में सिर्फ यही 5 पर्सन आने थे। अब ये कंडीशन में K के सामने Y नहीं होना था, तो K के सामने Y नहीं है केस 1 में भी, और केस 2 में भी K के सामने Y नहीं है, X है, तो ये भी मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा। अब जब पर्सन हमारे केस 1 और केस 2 में पूरे 10% सेट हो चुके हैं, तो हम उनके डायरेक्शन को भी देख लेंगे कि वो नॉर्थ फेस करे या साउथ। आइए पहले रो 2 में बैठे लोगों का डायरेक्शन देख लेते हैं कि वो नॉर्थ फेस कर रहे कि साउथ। तो जब हम इस कंडीशन को देखते हैं, तो W के थर्ड लेफ्ट में मेरा Y है, तो केस 1 में मेरा W यहाँ पर है और Y यहाँ पर है, तो W को हम कौन सा डायरेक्शन फेस कराएं कि उसके थर्ड लेफ्ट में मेरा Y हो जाए। तो W को जब हम साउथ फेस कराएंगे,
तो उसका लेफ्ट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यहाँ पर दिया गया है। तो अगर उसका लेफ्ट इस डायरेक्शन में आ गया तो W का थर्ड लेफ्ट Y हो जाएगा, यानी केस 1 में W साउथ फेस करेगा। सेम केस 2 में मेरा W यहाँ पर है और Y यहाँ पर है, तो W के थर्ड लेफ्ट में मेरा Y आना है। तो W को हम कौन सा डायरेक्शन फेस कराएं? नॉर्थ, तभी उसका लेफ्ट इस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो W के थर्ड लेफ्ट में मेरा Y आ जाएगा, यानी फर्स्ट केस में मेरा W साउथ है और सेकंड केस में मेरा W नॉर्थ है। अब जब हम इस कंडीशन को देखते हैं तो Y और W का अपोजिट DIR डायरेक्शन दिया गया है। तो अगर फर्स्ट केस में W का डायरेक्शन साउथ है तो Y का क्या हो जाएगा? नॉर्थ। सेम केस 2 में अगर W का नॉर्थ है तो Y का क्या हो जाएगा? साउथ, ठीक अपोजिट। और W का कौन सा टीम दिया गया है? RR, तो W के नीचे लिख देंगे हम RR, केस 1 में हो गया, केस 2 में लिख देंगे RR। इस कंडीशन में है कि U के इमीडिएट राइट में मेरा Y है, तो फर्स्ट केस में मेरा U किस डायरेक्शन को फेस करेगा? U मेरा जब नॉर्थ में होगा तभी उसका राइट इस डायरेक्शन में जाएगा और उसका इमीडिएट राइट में Y आ जाएगा। सेम केस 2 में अगर देखें तो U कहाँ पर है? यहाँ पे, और Y कहाँ पर है? यहाँ पे। तो U का कौन सा डायरेक्शन फेस कराए कि उसके इमीडिएट राइट में Y आ जाए? तो जब हम U को साउथ फेस कराएंगे तभी उसके इमीडिएट राइट में राइट उसका इस डायरेक्शन में आ जाएगा और उसके इमीडिएट राइट में क्या आ जाएगा? Y। इस कंडीशन में क्या है कि X के सेकेंड लेफ्ट में मेरा Y है, तो फर्स्ट केस में X किस डायरेक्शन को फेस करेगा? X मेरा जब वो साउथ होगा तभी उसके सेकेंड लेफ्ट यानी लेफ्ट इस डायरेक्शन में जाएगा और उसके सेकेंड लेफ्ट में Y आ जाएगा। केस 2 को जब हम देखें तो X मेरा यहाँ पर है और Y मेरा यहाँ पर है, तो X को हम किस डायरेक्शन में फेस कराएं कि उसके सेकेंड लेफ्ट में Y आ जाए? तो X जब मेरा नॉर्थ जाएगा तभी उसका लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा और उसका सेकेंड लेफ्ट मेरा Y आ जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या है? V के थर्ड राइट में मेरा U है, तो V कहाँ पर है? यहाँ पे, और U कहाँ पर है? यहाँ पे। तो V को हम कौन सा डायरेक्शन फेस कराएं कि उसके थर्ड राइट में U आ जाए? तो V जब मेरा नॉर्थ फेस करेगा तो उसका राइट इस साइड आ जाएगा और उसके थर्ड राइट में मेरा U आ जाएगा। केस 2 को देखते हैं, V मेरा कहाँ पर है? यहाँ पे, और U कहाँ पर है? यहाँ पे। तो V को कौन सा डायरेक्शन को फेस कराएंगे कि उसके थर्ड राइट में मेरा U आ जाए? तो V अगर मेरा साउथ फेस करेगा उसका राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा और उसके थर्ड राइट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट में U आ जाएगा। अब रो 2 में जितने पर्सन बैठे हैं उनके सारे डायरेक्शन हो चुके हैं। अब रो 1 के देखते हैं। तो रो 1 में K के इमीडिएट लेफ्ट में J है, तो फर्स्ट केस में हम K को कौन सा डायरेक्शन में फेस कराएं कि उसके इमीडिएट लेफ्ट में J आ जाए? जब K मेरा नॉर्थ फेस करेगा तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में J आ जाएगा। सेम अगर केस 2 को देखें तो K अगर मेरा साउथ फेस करेगा तो उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और उसके इमीडिएट लेफ्ट में J आ जाएगा। अब G के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है? H। तो फर्स्ट केस में G कौन सा डायरेक्शन फेस करेगा कि उसके इमीडिएट लेफ्ट में H आ जाए? तो जब मेरा G साउथ फेस करेगा तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में H आ जाएगा। सेम केस 2 में अगर मेरा G नॉर्थ फेस करेगा तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में H आ जाएगा। अब क्या है? H के सेकेंड लेफ्ट में मेरा K है, तो फर्स्ट केस में मेरा H कौन से डायरेक्शन को फेस करेगा कि उसके सेकेंड लेफ्ट में K आ जाए? H मेरा जब नॉर्थ रहेगा तो उसके सेकेंड लेफ्ट में K आ जाएगा। केस 2 में H जब मेरा साउथ फेस करेगा तो उसके सेकेंड लेफ्ट में K आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि J और U अपोजिट डायरेक्शन है, तो फर्स्ट केस में मेरा U नॉर्थ है तो J मेरा क्या हो जाएगा? साउथ। और सेकंड केस में U मेरा साउथ है तो J मेरा क्या हो जाएगा? नॉर्थ, अपोजिट डायरेक्शन। अब इस कंडीशन में क्या है कि जो V के अपोजिट में है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? J। तो V के अपोजिट में कौन है? V के अपोजिट में है मेरा I पहले केस में। सेकंड केस में V के अपोजिट में मेरा क्या है? I।
यानी दोनों ही केस में वी के अपोजिट में आई है, तो आई के इमीडिएट लेफ्ट में मेरा जे आना है। तो पहले केस में आई का हम क्या डायरेक्शन रखें कि उसके इमीडिएट लेफ्ट में मेरा जे आ जाए। जब मेरा आई साउथ फेस करेगा तभी उसके इमीडिएट लेफ्ट में जे आ जाएगा पहले केस में। वही अगर दूसरी केस की हम बात करें तो आई का डायरेक्शन नॉर्थ होगा, तभी उसके इमीडिएट लेफ्ट में जे होगा। अब इस कंडीशन में क्या है, एम आई के डायगोनली अपोजिट में मेरा डी सी है। तो डायगोनली अपोजिट होता क्या है, हम वी को डायगोनली अपोजिट बोल सकते हैं किसका, एच का। हम आई को डायगोनली अपोजिट बोल सकते हैं वाई का। ऐसे होता है डायगोनली अपोजिट। कभी भी हम डायगोनली अपोजिट डब्ल्यू को जी का नहीं बोल सकते, कभी भी ऐसे डायगोनली अपोजिट नहीं होता है। या हम जे को यू का डायगोनली अपोजिट नहीं बोल सकते, हमेशा डायगोनली अपोजिट एंड में होता है। यानी y सेकंड केस में y मेरा डायगोनली अपोजिट है i का और h मेरा डायगोनली अपोजिट है v का। यहां पर क्या है, mi के डायगोनली अपोजिट में मेरा dc है। तो फर्स्ट केस में इस डायगोनल में मेरा CSK है और KKR है, तो MIDC सिर्फ इसी डायगोनल में हो जाएगा। तो I में MIDC में से कोई एक आएगा, सेम Y में मेरा MIDC में से कोई एक आएगा। और जब हम केस 2 की बात करें तो इस डायगोनल में मेरा KKR है और CSK है, तो मेरा MIDC इस डायगोनल में आ जाएगा। I में मेरा MIDC में से कोई एक आएगा और Y में मेरा MIDC में से कोई एक आएगा। और जब हम इस कंडीशन पर ध्यान देते हैं तो इसमें क्या है, Y के पहले DC बॉन्ड है, यानी जो प्लेयर DC टीम की तरफ से खेलता है वो Y के पहले बॉन्ड है। तो इसका मतलब इस कंडीशन से हम ये बोल सकते हैं कि मेरा Y DC टीम से नहीं खेलता, Y में DC नहीं होगा। तो अगर Y में DC नहीं होगा तो Y में या तो MIDC में से कोई एक होना था, तो Y में अगर DC नहीं होगा तो Y में MI हो जाएगा। अगर Y में MI हो गया तो I में क्या हो जाएगा, DC। सेम Y में अगर MI हो गया तो I में क्या हो जाएगा, DC, केस 1 के लिए भी। अब क्या है, रो 2 से मेरा SH बिलोंग करता है, तो रो 2 में SH कहाँ पर आ जाएगा, सिर्फ एक ही स्पेस है, U में रखना। केस 2 में भी SH रो 2 में कहाँ पर आ जाएगा, U के साथ SH आ जाएगा। अब एक ही कंडीशन बची, वो है RCB के राइट में मेरा PW है। तो हम पहले केस में RCB को कहाँ रख सकते हैं कि उसके राइट में PW आ जाए। तो अगर हम RCB को यहाँ रखें G में तो उसका राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो J में PW आ जाएगा। और अगर हम RCB को J में रखते हैं तो उसका राइट इस डायरेक्शन में हो जाता। और यहाँ I में तो जगह ही नहीं थी क्योंकि DC था, तो PW नहीं रखा पाता। इसका मतलब RCB सिर्फ G ही में रखाएगा। अगर हम केस 2 में देखें तो RCB कहाँ रख सकते हैं कि उसके राइट में मेरा PW आ जाए। इमीडिएट राइट नहीं बोला था, राइट सिर्फ बोला था। तो अगर हम RCB को G में रखें और ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो इसका राइट किधर हो जाएगा, इस साइड। तो RCB के राइट में J में हो जाएगा PW। सिर्फ यही हम रख सकते थे RCB को। अब जब हमने इन 10 प्लेयर्स को 2 रो में सेट कर दिया है, उनके डायरेक्शन पता हमें चल गया है और वो कौन टीम से बिलोंग करते हैं ये भी पता चल गया है। तो आइए अब कौन ओल्डेस्ट है कौन यंगेस्ट है, इस टेबल में हम प्लेयर्स को अरेंज कर देते हैं। अब जब हम इस कंडीशन को देखते हैं तो क्या है, जी के जो सेकंड राइट में है वो 29 मई को बॉर्न है। तो पहले केस में जी के सेकंड राइट में कौन आ जाएगा, जी मेरा साउथ फेस कर रहा है तो उसका राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी उसका सेकंड राइट में जे हो जाएगा। यानी पहले केस में जे मेरा 29 मई को है। सेकंड केस में देखें तो जी मेरा नॉर्थ में है, इसका राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इसका सेकंड राइट जे हो जाएगा। दोनों ही केस में मेरा सेकंड जी के सेकंड राइट में जे आ रहा, तो हम 29 मई को वो बॉर्न है जे, तो हम 29 मई में
जे लिख देंगे। अब इस कंडीशन में क्या है, वाई के पहले मेरा डीसी वाला प्लेयर बॉर्न हुआ है और डीसी वाले टीम में कौन सा प्लेयर खेलता है, आई, तो हम डीसी के बगल में लिख देंगे आई। जब हम इस कंडीशन को देखते हैं तो इसमें क्या है, यू का कोई एक इमीडिएट नेबर सेम मंथ में बॉर्न होता है जिस मंथ में यू बॉर्न होता है। तो यू का इमीडिएट नेबर केस 1 में कौन सा है, एक्स और वाई, और केस 2 में यू का इमीडिएट नेबर कौन सा है, एक्स और वाई, यानी दोनों ही केस में यू के इमीडिएट नेबर हैं एक्स और वाई। अब इन दोनों में से कोई एक यू के साथ सेम मंथ में बॉर्न होना है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो जब हम इस कंडीशन को देखते हैं तो हमारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इसे ध्यान से देखें, मेरा यहाँ पर है कि y के पहले मेरा x बॉर्न है और x के पहले मेरा u बॉर्न है, और u के साथ सेम मंथ में x और y में से दोनों में से कोई एक आना है। तो u के साथ सेम मंथ में मेरा y तो नहीं आ सकता क्योंकि बीच में x आ जाएगा, लेकिन u के साथ तो मेरा x आ सकता है, तो मेरा u के साथ सेम मंथ में x आ जाएगा क्योंकि y की पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो गई। अब सवाल ये है कि हम ux को साथ में एक मंथ में कहाँ रख सकते हैं। जैन में तो नहीं होगा, स्पेस ही नहीं है, मार्च में भी नहीं होगा क्योंकि k है, मई में भी नहीं होगा क्योंकि j है। तो हम ux को या तो फेब में रख सकते हैं या तो अप्रैल में। चलिए पहले हम ux को हम फेब में रख के देखते हैं। अगर सपोज कि x को पहले हम 13 में रखते हैं और u को हम 29 में रखते हैं, और इस कंडीशन में क्या है कि hx में जितने बीच में परसेंट बॉन्ड है उतने ही u और g में है, तो u g में कितने हैं, एक, उतने ही x और h में होंगे। तो h को हम कहाँ रख सकते हैं, एक छोड़ के, ऊपर तो नहीं रख सकते एक छोड़ के क्योंकि w है। अगर नीचे रखेंगे x को एक छोड़ के h 13 में आ जाएगा, लेकिन h तो मार्च में नहीं आना चाहिए, तो हम x को 13 में और u को 29 में नहीं रख सकेंगे फैब में। चलिए इसको पलट देते हैं, u को 13 में रखते हैं और x को 29 में रखते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो जी यू के बीच में कितना स्पेस, एक भी पर्सन बॉन्ड नहीं है। सेम h और x के बीच में एक भी पर्सन बॉन्ड नहीं होगा, तो h को कहाँ रख सकते हैं, मार्च में 13 में, लेकिन मार्च में तो h होना ही नहीं चाहिए था, यानी u और x, ये भी कंडीशन मेरा गलत हो गया, यानी u और x मेरा फेब में नहीं आएगा, u और x मेरा अप्रैल में आएगा। अब इस कंडीशन में क्या है कि u और x के नीचे मेरा y है, तो ux मेरा अप्रैल में है, तो y कहाँ आ जाएगा, 13th ऑफ मई। अब मेरा v या तो अप्रैल में हो सकता था या तो फेब में हो सकता था, तो अप्रैल में तो पैक्ड है u और x है, तो v मेरा अप्रैल में नहीं हो सकेगा, तो v मेरा फेब में होगा। अगर v मेरा फेब में होगा और h मेरा मार्च में नहीं हो सकता, तो h के लिए कौन सा मंथ बचा, फेब, यानी h और v मेरा फेब में आएगा। जब हम इस पूरे टेबल को देखते हैं तो सिर्फ एक ही प्लेयर बच गया इस टेबल में आने को, वो कौन है, आई। तो आई को हम रख देंगे, सिर्फ एक ही स्पेस है 13th ऑफ मार्च में, तो आई को हम रख देंगे 13th ऑफ मार्च में। तो जो पर्सन 13th ऑफ मार्च को बॉर्न हुआ है वो कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है, साउथ, यानी आई साउथ को फेस करेगा। तो केस 1 में मेरा आई साउथ को फेस कर रहा है, तो मेरा ये केस 1 सही है। लेकिन वही जब हम केस 2 को देखें तो आई मेरा कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा, नॉर्थ, तो ये पूरा मेरा केस 2 गलत हो गया क्योंकि आई मेरा नॉर्थ फेस कर रहा था। अब सिर्फ हमें HV और US को सेट करना रह गया। आइए अब HV और US को सेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि X को पहले ले लेते हैं और U को बाद में ले लेते हैं। अगर कोई कंडीशन गलत होगी तो हम फिर इसको पलट देंगे, यानी 13th ऑफ अप्रैल को X बॉर्न है और 29th ऑफ अप्रैल को U बॉर्न है। तो इसमें क्या है, जितना H और X के बीच में पर्सन बॉर्न है उतना U और G के बीच में पर्सन बॉर्न है। तो U और G के बीच में कितना है, 1 2 3 4 5, तो H और X के बीच में भी 5 होंगे। तो
तो 1 2 3 4 5 यानी H यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो W है, यानी X मेरा 13 पर नहीं आएगा और U मेरा 29 पर नहीं आएगा। अब हम इन्वर्स कर देंगे, यानी X मेरा 29 पे और U मेरा 13 पे। अब हम इसको लेके देखेंगे कि मेरा सॉल्व होता है कि नहीं। आइए अब इस कंडीशन को चेक करते हैं, जिसमें मेरा अप्रैल 13 को U बॉर्न है और 29 ऑफ अप्रैल को X बॉर्न है। तो H और X के बीच में जितने हैं उतना U और G के बीच में है। तो U और G के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4। U और G के बीच में 4 हैं, तो H और X के बीच में भी 4 होंगे। तो X है यहाँ, तो 1 2 3 4, यानी मेरा H आ जाएगा 13 ऑफ फैब में। जब मेरा H आ गया 13 ऑफ फैब में, तो 29 ऑफ फैब में क्या आ जाएगा? V। ये मेरा सॉल्व हो गया। आइए अब इसके आखिरी कंडीशन को देख लेते हैं। वो क्या था? जितने लोग 13th डेट में बॉर्न हैं उनमें से 3 रो के एंड में होने चाहिए। तो 13th डेट पे कौन कौन बॉर्न है? पहला W है, तो W केस 1 ही सिर्फ मेरा सही था, तो W मेरा रो के एंड में है, नहीं है तो इसको क्रॉस कर देंगे। H मेरा 13th में, तो एंड पर है क्या रो के? हाँ वो एंड पर है, तो इसे राइट कर देंगे। I मेरा क्या एंड में है? हाँ I भी है मेरा एंड में। U मेरा एंड पे है, U मेरा एंड में नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। अब Y है, Y मेरा एंड में है, Y मेरा एंड में है रो के, तो इसको राइट कर देंगे। अब जितने पर्सन 13th में बॉर्न है उसमें तो 3 एंड में होने चाहिए थे, तो 3 एंड में है। और एंड में कौन कौन है? H है, I है और Y है, तो ये भी मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा। ये हमारा पजल पूरा सॉल्व हो चुका है। होप आपको ये पजल सॉल्व करके मज़ा आया हो। मेंस में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपसे प्री की प्रिपरेशन ना करें, मेंस की भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इस तरह के क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अपने वैल्यूएबल फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।